नमस्कार सभी को। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क से। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, हम इसको एक्सप्लेन करें इससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। आप उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो आइए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कोई एक सेल्स आउटलेट चल रहा है जिस पर हम गिफ्ट आर्टिकल सेल करते हैं। तो वहाँ पर हमारा काम ये है कि हमें वहाँ पर गिफ्ट आर्टिकल सेल करने हैं। तो अब इसको छोटे छोटे यूनिट्स में बांट लेते हैं। तो हम इनको 4 यूनिट्स में बांट रहे हैं जिनको हम टास्क भी कह सकते हैं। तो ये हमने 4 टास्क जो डिसाइड किए हैं, वो पहला टास्क ये है कि कस्टमर को अटेंड करना है और उनको कन्विंस करना है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सेकंड टास्क हमारा ये है कि अगर कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो उसके लिए गिफ्ट पैक तैयार करना है, प्रोडक्ट को रैप करना है, गिफ्ट पैक तैयार करना है। थर्ड टास्क हमारा होगा प्रोडक्ट के लिए बिल काटना, इनवॉइस बनाना और पैसे लेना। चौथा टास्क हमारा होगा जब वो कस्टमर शॉप से एग्जिट करेगा तो उस समय एक बार फाइनल चेकिंग करना। तो इससे टोटल 4 टास्क में हमने इस पूरे काम को बांट लिया। कि कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए जा सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको इजी वे में समझने के लिए 4 एक्टिविटी में बांटा है। अब हमारे पास 4 एम्प्लॉय हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन। तो राम जो है उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है। और श्याम थोड़ा क्रिएटिव वर्क करता है, आर्टिस्टिक वर्क करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। मोहन अकाउंट्स का जानकार है, कंप्यूटर का जानकार है। और सोहन यहाँ हमारा वो थोड़ा कम एजुकेटेड है, ज़्यादा स्किल्ड पर्सन नहीं है। इन 4 टास्क को देखते हुए हम इन 4 लोगों को ये टास्क असाइन करना है। तो हम राम को कौन सा टास्क असाइन करेंगे? डेफिनेटली उसको कस्टमर को अटेंड करने वाला टास्क असाइन करेंगे, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, तो कस्टमर्स को आसानी से कन्विंस कर सकता है। दूसरा, श्याम क्रिएटिव वर्क करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, आर्टिस्टिक वर्क करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो हम उसको प्रोडक्ट को रैप करना और गिफ्ट पैक तैयार करने का काम असाइन करना चाहेंगे। मोहन जो अकाउंटिंग की नॉलेज रखता है, कंप्यूटर की नॉलेज रखता है, तो हम चाहेंगे कि उसको इनवॉइस बनाने का काम और कैश लेने का काम उसको असाइन किया जाए। और जो व्यक्ति थोड़ा कम एजुकेटेड है, उसमें स्किल कम है, तो उसको हम एग्जिट डोर पर माल की चेकिंग करने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने हर व्यक्ति को एक टास्क असाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू हिज स्किल, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज। तो इससे क्या होगा, इस प्रकार वर्क डिवाइड करने से एक व्यक्ति एक काम को बार बार करेगा, रिपीटेडली करेगा, जिससे कि उस व्यक्ति में स्पेशलाइजेशन आएगा। और स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट ये रहेगा कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम पूरे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटकर, अगर हम उन यूनिट्स को उन पर्सन्स को असाइन करें जो उसको करने में ज़्यादा कैपेबल है, जो उसको करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उनका मोरल लेवल भी हाई होगा और एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, only one task of work should be assigned to one person according to his capability, qualification and experience of the person. When a person will perform only one part of the job again and again, so he will become perfect and specialized in doing that job, and as a result the efficiency level will improve.
तो हेनरी फेवल ने डिवीजन ऑफ वर्क में इस बात पर भी फोकस किया है कि हमें ना केवल फैक्ट्री वर्क को ही डिवाइड करना है यूनिट्स में, बल्कि हमें टेक्निकल, मैनेजर और स्किल्ड जॉब सभी को यूनिट्स में डिवाइड करना है, ताकि सभी प्रकार के जॉब में स्पेशलाइजेशन आए। ठीक है, तो इस स्पेशलाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिले। तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। तो इससे पहले कि हम यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल पढ़े, आप एक छोटा सा ये वीडियो क्लिप देखिए, उससे आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा। देख नूरे निहत्ते कबाली जापानी को नहीं रोक सके और वो लोग आ रहे हैं। यही एक जगह यहाँ एक भी सिपाही पूरी फौज को रोक सकता है। हमारा जहाज लैंड करने वाला है, तो मैं सबको ट्रक में लेकर जाओ, मैं जापानी को यहाँ रोकता हूँ। ठीक है, तुम इनको ट्रक में लेकर जाओ, मैं जापानी को यहाँ रोकता हूँ। विंग कमांडर कपूर, ये कमांड मेरी है, जो मैं कहता हूँ वो कीजिए। ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स, नो टाइम फॉर सेंटिमेंट्स, प्लीज हरी अप। तो अभी आपने देखा कि इस वीडियो में किस प्रकार यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। एक यूनिट का एक ही सुपीरियर होगा और वही उसको कमांड कर सकता है, वही उसको ऑर्डर दे सकता है, दूसरे किसी व्यक्ति के ऑर्डर को मानने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को बिजनेस में भी फॉलो किया जाता है। तो हेनरी फेवल यहाँ पर क्या कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो किया जाना जरूरी होता है बिजनेस में, यानी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को केवल एक ही व्यक्ति ऑर्डर देगा। अगर एक से ज्यादा सुपीरियर एक ग्रुप ऑफ पर्सन को लीड करेंगे, ऑर्डर देंगे, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन आएगा। तो वो सबऑर्डिनेट्स ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें किसके ऑर्डर को मानना और किसके ऑर्डर को नहीं मानना है, और किसके ऑर्डर को हमें पहले पूरा करना और किसके ऑर्डर को हमें बाद में पूरा करना है। इसके साथ साथ सबऑर्डिनेट्स को एक्सक्यूज लेने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो किसी भी सुपीरियर के ऑर्डर पर काम ना करें। जब मिस्टर ए कहे तो वो कहेंगे कि मिस्टर बी के काम को करने में बिजी है, और जब मिस्टर बी ऑर्डर देगा तो कहेंगे कि हम मिस्टर ए के काम को करने में बिजी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी भी काम में एंगेज ना हो, लेकिन उनके पास एक्सक्यूज लेने का यहाँ पर एक मौका होगा। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल नहीं फॉलो करने की वजह से। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि फर्स्ट इमेज में यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है। एक व्यक्ति एक ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, उसका एक ही सुपीरियर है, जबकि दूसरे ग्रुप में 3 सुपीरियर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन होगा कि किस सुपीरियर के ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट करना है, किस सुपीरियर के ऑर्डर को हमें बाद में एग्जीक्यूट करना है। अब इसके साथ साथ अगर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड नहीं फॉलो किया जाता है तो सुपीरियर में भी ईगो क्लैश होगा। अगर किसी भी सुपीरियर के ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट नहीं किया गया और किसी दूसरे सुपीरियर के ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो ईगो हर्ट होगा। ठीक है, तो इससे भी हमारे काम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कोऑपरेशन कम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर हमें बिजनेस में कोऑपरेशन बनाए रखना है, ईगो क्लैश को ख़त्म करना है, बिजनेस में होने वाले कैओस को ख़त्म करना है, तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसिप्लिन के होने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कल्चर डेवलप होता है, और जहां पर वर्क कल्चर डेवलप होता है वहां पर काम सिस्टमैटिकली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और जहां पर डिसिप्लिन नहीं होता है, यानी लोग जहां पर रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, वहां पर कैओस होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, जिससे कि धीरे धीरे पूरा वर्क कल्चर ही खत्म हो जाता है। ओके, तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो किया जाना बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन में केवल रूल रेगुलेशंस फॉलो करना ही नहीं होता है, बल्कि कमिटमेंट्स भी पूरे किए जाने चाहिए। कुछ कमिटमेंट एम्प्लॉय के प्रति करते हैं और कुछ कमिटमेंट्स एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के प्रति करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को ये दोनों ही प्रकार के कमिटमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे, यानी दोनों ही प्रकार के प्रॉमिस पूरे करने पड़ेंगे। कुछ प्रॉमिस एम्प्लॉय के प्रति करते हैं और कुछ प्रॉमिस एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के प्रति करते हैं। जब तक हम अपने इन कमिटमेंट्स पर खरा नहीं उतरेंगे तब तक वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं आ सकता। तो यहाँ पर मैनेजर को ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि वो किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन लाए, यानी रूल और रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए और सभी एम्प्लॉयज़ अपने अपने कमिटमेंट पर खरे उतरने होने चाहिए।
अब यहाँ हेनरी फेवल इस बात पर और स्ट्रेस डाल रहे हैं कि डिसिप्लिन केवल सुपीरियर लेवल पर ही रिक्वायर्ड नहीं है, ये सबॉर्डिनेट लेवल पर भी होना चाहिए। तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों को ही वेल डिसिप्लिन होना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ हमें समझना होगा कि अथॉरिटी का क्या मीनिंग है और रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मीनिंग है। तो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। इट मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर को ही अथॉरिटी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन मेकिंग पावर है उसके पास अथॉरिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि काम को समय पर कंप्लीट करना। तो एक व्यक्ति के पास कितनी अथॉरिटी होगी और कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जॉब पोजीशन पर डिपेंड करता है। वो जितनी हायर जॉब पोजीशन पर होगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी और उसको अथॉरिटी भी उतनी ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे जॉब पोजीशन डाउन आती जाएगी वैसे वैसे अथॉरिटी भी कम होती जाएगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो हेनरी फेवर यहाँ क्या सजेस्ट करते हैं कि देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स एंड एक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी will not allow the worker to complete the task on time. So there is the need to bring parity between both the authority and responsibility for the best result. तो ना ही तो एक्सेस अथॉरिटी होनी चाहिए और ना एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी एक्सेस होगी तो ऐसा हो सकता है कि उसका कहीं मिसयूज कर ले, ऐसा हो सकता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को टॉर्चर करने में उसका इस्तेमाल कर ले। और अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो अथॉरिटी के कम होने और रेस्पॉन्सिबिलिटी के ज़्यादा होने की वजह से वो अपना टास्क टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएगा।